हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम साइंस, जीएस, जीके के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी साइंस के, जीएस के या फिर जीए के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, और इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए OS X, ऑप्शन नंबर बी विंडोज 7, ऑप्शन नंबर सी डॉस और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है C++। तो हमें पता है कि ऑप्शन नंबर जो डी है C++, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है। तो याद रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो C++ नहीं है। देखिए, जो C++ होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा जो बचे हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम का संचालन करता है। मतलब जितने ऐप्स हम चलाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम चलाते हैं, और यह उपभोगकर्ता तथा कंप्यूटर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है और इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है। और आखिरी है, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। यही ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है और बाकी सही है। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन से क्या क्या याद कर सकते हैं कि 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा रिक्टर पैमाने की खोज की गई थी और यह एक लघु गणकीय पैमाना है। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है विटामिन ई। गाइस, आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो हमारी विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर ऑप्शन में हमारे पास विटामिन के तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन में हमारा नंबर बढ़ सके। देखिए, विकल्पों में दिए गए विटामिन B12, डी, ए एवं विटामिन ए किसी भी विटामिन की रक्त का थक्का बनने में कोई भूमिका नहीं होती है। रक्त का थक्का विटामिन के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब विटामिन के जब होगी तो रक्त का थक्का बनेगा। अतः यह प्रश्न सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंजलि इला मेनन कौन है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय नेता है, ऑप्शन नंबर बी है भरतनाट्यम नर्तकी है, ऑप्शन नंबर सी है लोकप्रिय संगीतकार हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है भारतीय महिला कलाकार हैं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा भारतीय महिला कलाकार हैं और इन्हें सन 2000 में पद्मश्री से नवाजा गया था। देखिए, जो अंजलि इला मेनन है वो एक भारतीय महिला कलाकार हैं और इन्हें वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया था और इनके द्वारा बनाए गए चित्र दुनिया भर में महत्वपूर्ण संग्रहालयों में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, मतलब वो समुद्र में जाके मिलती नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा गंगा, ऑप्शन नंबर बी है वो है जमुना, ऑप्शन नंबर सी है वो है ताप्ती, ऑप्शन नंबर डी है वो है कावेरी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा जमुना और इसे हम यमुना के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है यमुना नदी है जो समुद्र में
प्रवाहित नहीं होती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना या फिर जमुना। यह यमुनोत्री नामक हिमानी से निकलती है और प्रयाग इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा कि ये कहाँ पर मिलती है, तो मिलती है गंगा में, इलाहाबाद में, जिसे अब हम प्रयागराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है रागी की, ऑप्शन नंबर बी है गेहूं, ऑप्शन नंबर सी है मक्का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चावल। अब हम जिस स्टेट में रहते हैं वही सोचेंगे कि भैया सबसे ज्यादा खेती तो यहीं की होती है, तो सही आंसर क्या होगा फिर? तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा चावल। चावल की जो खेती होती है वो भारत में सबसे ज्यादा होती है। देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक खेती जो है वो चावल की होती है तथा चावल की खेती अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, मतलब सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में चावल होता है। तत्पश्चात गेहूं की खेती की जाती है, मतलब पहले नंबर पे तो चावल है और दूसरे नंबर पर गेहूं है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा चावल और इसके बाद गेहूं बोया जाता है, खाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो हमारा सही आंसर होगा 4 कि जो जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या थी 4। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो पंचतंत्र की दंत कथाएं हैं जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और हमें बचपन में बहुत पढ़ाया जाता था, तो वो किसके द्वारा रचित है? अगर आपकी हिंदी मजबूत होगी तो आप बता ले जाएंगे। पहला ऑप्शन है मुल्ला नसरुद्दीन, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है राजा सुदर्शन, चौथा है तेनालीरामन। चलिए एक बार आप ट्राई करिए। गाइस आई होप आपने गेस किया होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि जो विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की दंत कथाएं लिखी थी, रचित की थी और इसके 5 भाग हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से भाग हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेते। देखिए पंचतंत्र की जो दंत कथाएं हैं वो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित हैं। पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है और ये 5 भाग निम्नलिखित है। मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ या फिर मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोली यम, जो चौथा है वो है लुब्ध प्रणास और जो 5वां है वो है अपरीक्षित कारक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो साइबेरियाई आइबेक्स है वो क्या है? पहाड़ी शेर है, बड़ी और भारी बकरियां हैं, पहाड़ी हिरण है या फिर एक प्रकार का घोड़ा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा साइबेरियाई आइबेक्स जो है वो बड़ी और भारी बकरियां हैं। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मध्य एशिया में। याद रखिएगा साइबेरियाई आइबेक्स मध्य एशिया में पाई जाती हैं और ये बड़ी और भारी बकरियां हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? आई होप ये सभी से बन जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर बी है सच्चा विश्वास दुर्लभ है, ऑप्शन नंबर सी है सत्य ईश्वरीय है और ऑप्शन नंबर डी है सत्य एक खजाना है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यहाँ पर देखिए जय आ रहा है, यहाँ पर सत्यमेव। तो ऑप्शन तो एक बार आप पढ़कर समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते का यही अर्थ होता है। देखिए थोड़ा डिटेल पर जानते हैं। जो सत्यमेव जयते है उसका जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। और यह प्रतीक जो है वो उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ से 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। जो शेर बना रहता है हमारी नोटों में, हमारी अदालतों में, उसी को कहते हैं सत्यमेव जयते। और वो जो ऊपर शेर है उसके नीचे छोटा सा लिखा रहता है सत्यमेव जयते और उसको कहते हैं सिंह स्तंभ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सन 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ये जॉन इब्राहिम की एक मूवी थी पोखरण। तो
इसमें जो पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, उसमें कोड क्या था? ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन नंबर सी है ऑपरेशन शक्ति और ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेशन काबूम। सही आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं, सही आंसर जो है वो है ऑपरेशन शक्ति, क्योंकि हमारा देश महाशक्ति के रूप में परिवर्तित होने वाला था। देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड जो था वो था ऑपरेशन शक्ति, और यह जो 5 परमाणु बम के परीक्षण की श्रृंखला का दूसरा परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण जो था वो कोड स्माइलिंग बुद्धा मई 1974 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो सबरी कार्तिक है वो कौन है? देखिए, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, रग्बी के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या फिर कबड्डी के चैंपियन हैं। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। देखिए, ये जो सबरी कार्तिक हैं वो एक प्रसिद्ध कराटे चैंपियन है और ये विश्व भर में विभिन्न कराटे टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लैनेट 9 क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है यह ग्रह जहां स्टार वार हुई थी और ऑप्शन नंबर डी है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बाहरी सौर प्रणाली में एक बड़ा बर्फीला ग्रह। देखिए, प्लैनेट 9 जो है वो है बाहरी सौर प्रणाली में संभावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक महापृथ्वी श्रेणी का ग्रह होगा और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से लगभग 10 गुना अधिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस शहर में सोने का मूल्य जो है वो निर्धारित किया जाता है? कैलिफोर्निया में किया जाता है, सिडनी में किया जाता है, रोम में किया जाता है या फिर लंदन में किया जाता है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा लंदन में किया जाता है, लंदन के इंग्लैंड में किया जाता है। याद रखिएगा, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो लंदन के इंग्लैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि स्वदेशी क्या है? ये तो सभी को पता होगा कि भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। ऑप्शन नंबर बी है विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है। ऑप्शन नंबर सी है एक चरखा जो रुई कातने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कपास से बना देश का झंडा। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है या फिर किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा असम में है। देखिए, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और औरंग नेशनल पार्क जो है वो असम राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो काजीरंगा है और मानस नेशनल पार्क है वो भी आसाम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन है, एंटीबॉडी है, एंटीबायोटिक्स है या फिर एंटीजन है? तो याद रखिए कि एंटीबायोटिक है। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बैक्टीरिया से बचने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन परऑक्साइड। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है वो हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। युगांडा जो है उसकी राजधानी का नाम क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है मोगादिशु, ऑप्शन नंबर बी है कंपाला, ऑप्शन नंबर सी है लुसाका और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है बुलेंगा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कंपाला जो है वो युगांडा की राजधानी का नाम। गाइज, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं।
साथ ही अगर आपको मेरा चैनल, आपका चैनल समझ में सही लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।